जब आपके गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल हो जाते हैं, यानी कि आप CKD स्टेज 5 में पहुंच जाते हैं, EGFR आपका 15 से कम हो जाता है, तो आपको किसी ऐसी ट्रीटमेंट या मेथड की ज़रूरत होती है जो कि आपके गुर्दों की जगह काम करे। उसको हम कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में आता है हीमोडायलिसिस, जिसको कि आप जानते हैं। इसमें आता है ट्रांसप्लांट, जिसको भी आप जानते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस एक उभरती और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट होती हुई टेक्नोलॉजी है, जिसको कि सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और जो तहजीबी याफ्ता कौमें हैं इंक्लूडिंग चाइना और साउथ कोरिया अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस हाइप की वजह क्या है? इस हाइप की वजह है वो फ़ायदे जो कि हम आज की एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हम स्पेशली पाकिस्तान में इस हिसाब से थोड़े बदकिस्मत हैं कि हमारे अपने लोगों ने लाहौर में पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन तैयार की है, जो कि इस वक्त चल रही है, काम कर रही है, आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद हमारे कल्चर में पेरिटोनियल डायलिसिस की एक्सेप्टेंस अभी तक डेवलप ही नहीं हुई। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो हम किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है, उसको करते कैसे हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर अपने घर वाले स्टूडियो से। पेरिटोनियल डायलिसिस तकरीबन 1923 से रेगुलरली अवेलेबल है। इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इसमें एक इम्प्रूवमेंट के दौरान थोड़ा सा फॉल आया 80s में। 1980s में जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हुई, हमें इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करना आता था, तो थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन आ गया। उसके बाद रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने मिल के इसकी टेक्निक को और इम्प्रूव किया, इसके इन्फेक्शन के चांसेस को कम किया, और तब से पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में कम से कम अमेरिका को निकाल के पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत अच्छी तरह पेनिट्रेट कर चुका है। और इस वक्त इवन अमेरिका में भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेरिटोनियल डायलिसिस करें। अब पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली होता क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस होता है डायलिसिस जिसमें हम अपेरेंटली खून इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हीमोडायलिसिस जो कि आपका रेगुलर सेंटर में जाके मशीन पर डायलिसिस होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खून नज़र आता है, जिसकी वजह से इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, उसके मुकाबले में पेरिटोनियल डायलिसिस में हमें बहुत ज़्यादा खून नज़र नहीं आता। अब अगर खून नज़र नहीं आता तो ये डायलिसिस कैसे होता है? ये डायलिसिस पेट के अंदर एक मेम्ब्रेन या थैली होती है, उसके ज़रिए होता है। उसके ज़रिए कैसे होता है? फ़र्ज़ करें कि अगर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं, आप स्टेज 3-4 क्रॉस करके 5 में पहुंचते हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड करेगा कि आपका EGFR 20 या 15 के करीब आ चुका है, तो अब आप पेरिटोनियल कैथेटर डलवा लें। पेरिटोनियल कैथेटर एक स्पेशल मटेरियल की नाली होती है जो कि छोटी सी लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी करके आपके पेट में डाल दी जाती है। ये नाली उस पेरिटोनियल थैली में या पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है उसकी 2 लेयर्स के दरमियान रख दी जाती है और ये डायलिसिस के लिए तैयार होती है। अब डायलिसिस कैसे होता है? इस नाली के ज़रिए जो सोल्यूशन है, जो पेरिटोनियल फ्लूइड है, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड है, वो इस नाली के ज़रिए पेट में डाला जाता है। वहाँ पे ये फ्लूइड खून की शरियानों के साथ अटैच हो के उनसे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और फिर हम इस फ्लूइड को थोड़ी देर बाद 3 से 4 घंटों बाद उसी नाली से पेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसकी डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। जो ये नाली डालने वाली सर्जरी है, ये बड़ी मामूली सी है, मेरे ख्याल से 1 घंटे से भी कम के टाइम में ये मुकम्मल हो जाती है। यूजुअली इस नाली को तकरीबन हम 2 हफ्ते
पड़ा रहने देते हैं डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले, इसको हम कहते हैं लॉक इन पीरियड। ये 2 हफ्ते भी हो सकता है, बाज़ औक़ात 6 हफ्तों तक भी चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि सर्जरी की टेक्निक क्या थी, पेशेंट की हेल्थ के क्या हालात थे। इन 2 हफ्तों के बाद फिर पेशेंट की पेरिटोनियल डायलिसिस की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये ट्रेनिंग अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट का लिटरेसी रेट क्या है, उसकी समझ कैसी है। यूजुअली 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है, जिसमें पेशेंट रेगुलर एक पेरिटोनियल डायलिसिस वाले सेंटर पे जाके नर्स से ट्रेनिंग करता है कि कैसे मैंने इस सॉल्यूशन को अपने पेरिटोनियल कैथेटर में डालना है, कैसे मैंने इसको बाहर निकालना है, और सबसे अहम कि कैसे मैंने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, कैसे मैंने अपनी जो पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर है, डायलिसिस वाली नाली है, उसको फ्लूइड या सॉल्यूशन वाले बैग से अटैच करना है। और यही सारी गेम होती है, क्योंकि इसी ने सिर्फ आपको तंग करना है। बाकी पेरिटोनियल डायलिसिस का इन्फेक्शन के अलावा कोई लंबा चौड़ा ना इशू है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपको पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर डल गई, आपने 2 हफ्ते लॉक इन पीरियड वेट किया ताकि ये अच्छी तरह आपके पेट में फिक्स हो जाए। उसके बाद आपने 1 हफ्ता ट्रेनिंग की। अब आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस करने के 2 तरीके अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं CAPD, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरा होता है CCPD, कंटिन्यूस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। जो CAPD है, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है, उसका मतलब है कि आप ये चलते फिरते कर सकते हैं। इसमें पूरे दिन में पेशेंट तकरीबन 4 या 5 दफ़ा फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड या डायलिसिस जो इसको हम कहते हैं, वो अपनी नाली के ज़रिए पेट में डालता है और उसके बाद उसको निकाल लेता है। तकरीबन 15 से 30 मिनट ये फ्लूइड डालते हुए लगते हैं, और उसके बाद ये 3 से 4 घंटे पेट के अंदर रखना होता है, और 3 से 4 घंटों के बाद फिर 15, 20 से 30 मिनट लगा के इस फ्लूइड को ड्रेन करना होता है, बाहर निकाल लेना होता है। जब ये फ्लूइड पेट के अंदर 3-4 घंटे रहा, इसने सारे टॉक्सिन्स आपके खींच लिए, और उसके बाद जब आपने इसको ड्रेन कर दिया तो ये वो सारे टॉक्सिन्स थे जो कि आपके गुर्दे ने निकालने थे, और अब ये इस सॉल्यूशन में आ गए हैं और ड्रेन में चले गए हैं। ये प्रोसेस आप तकरीबन दिन में 5 दफ़ा करते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें हम एक मशीन यूज़ करते हैं, और यही एक्चुअली आइडियल पेरिटोनियल डायलिसिस है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, जिसके सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा उसका ये है कि इसमें एक मशीन इन्वॉल्व होती है, और वो जो 4 या 5 दफ़ा दिन में आपने फ्लूइड आप अपने पेट में डालना था और बाहर निकालना था, ये काम मशीन करेगी रात को आपके सोते हुए। आप सोने से पहले अपनी पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर को मशीन के एक सिरे से अटैच करते हैं, और मशीन के दूसरे सिरे से वो सारे बैग अटैच हुए होते हैं जिन्होंने कि रात को आपके पेट में जाना है और उस फ्लूइड को बाहर फिर ड्रेन होना है। सारी रात मशीन आपके पेट में ये फ्लूइड डालेगी, 2 घंटे अंदर रहने देगी, फिर उसको खुद ही बाहर निकाल देगी। ये तकरीबन अगेन पूरी रात में 8 से 10 घंटों में 5 दफ़ा प्रोसीजर रिपीट होता है। तकरीबन 10,000 मिलीलीटर या 10 से 11 लीटर सॉल्यूशन आपके पेट में जाता है और बाहर निकलता है, और जब आप सुबह उठते हैं आपका डायलिसिस मुकम्मल हो चुका होता है। अर्ली स्टेजेस में जब आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, पहला कुछ साल या इससे थोड़ा अरसा आपको सारा दिन कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जब आपके गुर्दे का काम और ख़राब होता जाता है, आपका पेशाब और कम होता जाता है, तो बाज़ औक़ात दिन में भी आपको 1 दफ़ा ये फ्लूइड पेट में डालना पड़ता है और निकालना पड़ता है। लेकिन अब असल इशू है कि मुझे ये मशीन वाला डायलिसिस क्यों पसंद है। इस मशीन वाले डायलिसिस से आपका सारा दिन फ्री हो जाता है। आपको हीमो डायलिसिस वाले पेशेंट की तरह हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा सेंटर में जाके 5, 6, 7 घंटे बैठना नहीं पड़ता। आपका सारा दिन आपके काम के लिए फ्री है, और ये एक अच्छा तरीका भी है डायलिसिस करने का। इसी साइक्लर के मुकाबले में जो एम्बुलेटरी डायलिसिस है जिसमें आप दिन में 3-4 दफ़ा खुद एक्सचेंज करते हैं, वो भी
अच्छा है, डूएबल है, घर में है। हीमोडायलिसिस सेंटर वाले डिप्रेशन और इन्फेक्शन से आप बच जाते हैं, लेकिन फिर भी आप दिन में तकरीबन 3 से 4 घंटे उस काम में स्पेंड करते हैं, यानी कि फ्लूइड आपने डाला और फिर निकाल दिया, अनलेस के आपके पास एक मुलाजम है और आप अखबार पढ़ रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं और वो नाली अटैच करता है और वही सारा काम करता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के बेसिक्स और सारे फ़ायदे तो हमने डिस्कस कर लिए, अब इसका कोई नुकसान भी है। इसके 2-3 मेन इशू हैं। पहला, ब्लॉक हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, यानी कि फ्लूइड ड्रेन नहीं अच्छी तरह करता, और उसकी जो सबसे आम वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप अपने पेट का सिस्टम सही रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, तो इस ड्रेन में, इस पेरिटोनियल डायलिसिस में किसी किस्म का इशू नहीं होता। दूसरा जिससे हमें लोग डराते हैं पाकिस्तान में, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, जब आप हेल्थ केयर में कुछ भी करते हैं तो इन्फेक्शन के चांस होते हैं। इन्फेक्शन एक हमारा कॉमन प्लेग्राउंड है, और पेरिटोनियल डायलिसिस के इन्फेक्शन हीमोडायलिसिस के इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा कम है। हीमोडायलिसिस अगर आप किसी भी सेंटर में जाएं और वहाँ पे डेटा इकट्ठा करना शुरू करें, तो स्पेशली पाकिस्तान में जो हीमोडायलिसिस के सेंटर हैं वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स फैलाने के अड्डे हैं बेसिकली। कुछ पेशेंट बड़ी एहतियात के साथ काफ़ी साल भी निकाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कम से कम 30 से 40% लोग हर महीने कुछ महीनों बाद किसी न किसी इस तरह की खतरनाक इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, जो कि आप पेरिटोनियल डायलिसिस में नहीं होते। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में इन्फेक्शन हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एहतियातें करते हैं। इसीलिए लाजम है, अमेरिका में ये लॉ है कि जो आपकी पेरिटोनियल डायलिसिस की टीम है उसने आपके घर में जाके खुद ही सारा सेटअप करना होता है, और आपके डायलिसिस करने वाले कमरे या एरिया को विज़िट करना होता है कि ये इस काबिल साफ़ सुथरा है कि नहीं, कि जहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस हो सके, मशीन रखी जा सके। तो अगर आप अपने घर में सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपनी टेक्निक को अच्छी तरह सीखें, सारा मटेरियल, एंटी इन्फेक्शस जो एजेंट्स हैं वो सारे अच्छी तरह यूज़ करें, तो इसके इन्फेक्शन के चांस बहुत ही कम होते हैं। अमेरिका में हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट भी कर रहे होते हैं और उसको पर इन्फेक्शन पर ईयर के एंगल से कैलकुलेट करते हैं, और जो सेंटर जिसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही होती हैं वो बाज़ औक़ात उसको फ़ाइन भी कर देते हैं, बैन भी कर देते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस की जो इन्फेक्शन है वो मैनेजेबल है, होने के बाद भी ट्रीट हो सकती है, लेकिन अगर आप बड़े अच्छे तरीके से करें, आपकी टीम अगर बड़ी ज़बरदस्त हो, तो इन्फेक्शन होने के चांस होते ही बड़े मिनिमल हैं, आलमोस्ट ज़ीरो हैं। लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की कॉस्ट। पेरिटोनियल डायलिसिस की महीनावार या मंथली कॉस्ट है तकरीबन 1,20,000 या 1,30,000। इसमें मशीन की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, जिसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपने इस कॉस्ट को कंपेयर करना है हीमोडायलिसिस की कॉस्ट से, कीमत से। हीमोडायलिसिस तकरीबन आपका हो जाता है 50 से 60,000 में हर महीने में, और ये पेरिटोनियल डायलिसिस बन जाता है उससे डबल। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस में आप जॉबलेस नहीं होते, आप अपना काम रेगुलर रूटीन से कर सकते हैं, यानी कि ज़िंदगी का जो मकसद, मीनिंग, काम, सुबह उठना, सोशल लाइफ होना, वो आप मिस नहीं करते। हीमोडायलिसिस में वो आपका बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है, यानी कि अगर आप 3 दिन हफ्ते में या 2 दिन हीमोडायलिसिस करवाने जाएंगे और फिर उसके बाद आप कोई जॉब भी नहीं कर सकेंगे, आप बाकी सब लोगों को देख के डिप्रेस भी होंगे। फिर हीमोडायलिसिस सेंटर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा अल्लाह को प्यारा हुआ होता है, वो एक अलहदा आपके ऊपर प्रेशर होता है। इन सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। उसके अलावा वो बंदा, वो आपका अटेंडेंट, आपका फैमिली मेम्बर जो आपके साथ जाता है, जो भी काम नहीं कर सकता, वो भी जॉबलेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियाँ बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, आपका कारोबार तबाह हो जाता है। उस सब से आप बच जाते हैं अगर आप अच्छा पेरिटोनियल डायलिसिस करें, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन रखने की कोशिश करें तो। अब अपेरेंटली हीमोडायलिसिस से पेरिटोनियल डायलिसिस की कॉस्ट डबल हो रही है, लेकिन आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? आपकी ज़िंदगी का मकसद, आपकी जॉब, आपका काम, आपकी सोशल लाइफ, और ये वो चीज़ें हैं जिनको आप पैसों में वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोई नेमुल बदल नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं लिमिटेशंस। पेरिटोनियल डायलिसिस
और पेरिटोनियल कैथेटर की वजह से कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हाँ जी, कुछ नहाने में, स्विमिंग में लिमिटेशंस होती हैं, वो आपकी टीम आपको डिटेल से बताती है। उसमें कुछ एहतियातें करनी पड़ती हैं। फिर ट्रैवल में अगर तो आपकी कंपनी आपको सप्लाई कर रही है आपकी पेरिटोनियल फ्लूइड और सारा कुछ, फिर तो आपके लिए ट्रैवल बड़ा आसान है। एयरलाइंस पे इसकी मशीन को ले जाना तकरीबन फ्रीली अलाउड होता है, लेकिन बाज़ औक़ात, अब आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में इसको कवर करते हैं कि नहीं, तो बाज़ औक़ात ट्रैवल में आपको इशू हो सकता है। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस एक बड़ी ही ज़बरदस्त होम मोडेलिटी है जो आपको घर के अंदर रह के पेरिटोनियल डायलिसिस करने में हेल्प करती है। इसकी कॉस्ट अपेरेंटली ज़्यादा है, लेकिन इसकी ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इससे आपके इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं, आपकी जॉब ख़राब नहीं होती, आपकी सोशल लाइफ सही रहती है और ओवरऑल आप अपने आप को हेल्दी और फिट महसूस करते हैं कंपेयर टू हीमोडायलिसिस के। इसकी वजह से आपके गुर्दे का जो बचा कुचा काम होता है वो भी ज़्यादा साल तक चलता रहता है, आप ज़्यादा अरसा पेशाब बनाते रहते हैं। बाज़ औक़ात लोग पेरिटोनियल डायलिसिस पे 15-20 साल चलते हैं किसी इशू के बगैर। आपकी पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में क्या राय है? आपने अभी तक पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में क्या मिथ सुनी, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या मिस इन्फॉर्मेशन है? मुझे पता है मैं एक एपिसोड में पेरिटोनियल डायलिसिस की इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस पे रेगुलर और डिटेल्ड एपिसोड करता रहूँगा। अभी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी ओपिनियन देनी है। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।